नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का हमारा लेक्चर जो हमारा आईजीसी रेगुलेशन 2023 में रिलीज़ किया गया था, उसकी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम प्रिलिमिनरी को डिस्कस करेंगे। अब जो इसकी प्रिलिमिनरी है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही साथ कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, उनको डिफाइन किया गया है, जो कि आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होगी। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी गेट कोड के नाम से भी जाना जा सकता है। ये कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल है? ये जितने भी पावर सेक्टर में जो बॉडीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि हमारे लॉर्ड डिस्पैच सेंटर हो गए या फिर जो एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स है या फिर जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है या फिर जो पावर एक्सचेंजर्स है या पावर कमिटीज है या फिर जितने भी पावर सेक्टर में जो लाइसेंस इशू किए गए हैं वो वाली बॉडीज हो गई या जितनी भी नोडल एजेंसीज है यह सबके ऊपर एप्लीकेबल है। यहाँ पे डीवीसी को किस तरीके से ट्रीट किया गया है, तो डीवीसी को यहाँ पे एक तरीके की रीजनल बॉडी की तरह, रीजनल एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया है और जो डीवीसी का जो लोड डिस्पैच सेंटर है, उसको एक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की तरह ट्रीट किया गया है। यहाँ पे जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, इनको किस तरीके से ट्रीट किया गया है, तो सेम यहाँ पे भी इन दोनों को भी एक रीजनल एंटिटी की तरह ही ट्रीट किया गया है, पर यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड लोड डिस्पैच सेंटर नहीं डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर यहाँ पे एप्लीकेबल है, उन्हीं के अंडर इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन या फिर जो कंजम्पशन होना है वो डिफाइन किया जाएगा। तो अगर कोई अदर कंट्री हमारे नेशनल ग्रिड से या रीजनल ग्रिड से कनेक्टेड है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया गया है, तो उनको एक तरीके से सेपरेट एरिया कंट्रोल नेटवर्क की तरह ट्रीट किया गया है इस रेगुलेशन में। डेफिनेशंस, इस एक्ट के आने वाले चैप्टर्स में कई सारे एब्रिविएशंस और कई सारे टर्म्स को यूज किया गया है जिनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आइए देखते हैं। एक्ट एक्ट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अलर्ट स्टेट मतलब किसी पावर सेट सिस्टम में तीन स्टेट होती है, उसकी नॉर्मल स्टेट, अलर्ट स्टेट और इमरजेंसी स्टेट। नॉर्मल स्टेट के अंदर उसके जितने भी ऑपरेशनल पैरामीटर्स है वो विद इन द रेंज ऑपरेट हो रहे हैं और वो सेफ है, उसमें कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी वायलेशन नहीं हो रहा है। अलर्ट स्टेट में क्या होता है कि अभी तो वो विद इन द रेंज ऑपरेट हो रहे हैं उसके सारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, बट अगर उसमें N-1 कंटीजेंसी मतलब कोई भी एक ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन या पावर जनरेटिंग स्टेशन या फिर जो बेनिफिशियरी या फिर जो बल्क लोड वो अगर हट जाता है तो वो जो सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी वायलेशन हो जाएगा, तो फिर उस स्टेट को अलर्ट स्टेट बोला जाएगा। इमरजेंसी स्टेट मतलब कोई भी पावर सिस्टम में अगर ऑपरेशनल पैरामीटर विद इन द आउट ऑफ द रेंज वर्क कर रहे हैं और वो ओवरलोडिंग वाली फेज में काम कर रहे हैं तो उसको इमरजेंसी स्टेट या बोला जाएगा। एंसिलरी सर्विसेज बेसिकली पावर सिस्टम की जो रिलायबिलिटी उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास कुछ सर्विसेज होती है जिनको हम एंसिलरी सर्विसेज बोलते हैं, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होती है। इसके अंदर हम बेसिकली जो पावर प्लांट्स के अंदर जो लोड्स है उसको बढ़ाते हैं और कम करते हैं। एंसिलरी सर्विसेज रेगुलेशंस, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सीआरसी ने एंसिलरी सर्विसेज के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस दी है उनको एंसिलरी सर्विसेज रेगुलेशन बोला गया है। एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम एटीएस, एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली आइडेंटिफाई ऐसे ट्रांसमिशन सिस्टम जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि किसी जनरेटिंग स्टेशन के लिए जो कि उसको लॉन्ग टर्म उसमें उसको ग्रांट किए जाएंगे जिससे कि वो उसकी जो पावर जनरेशन हो रहा है उसको आगे बेनिफिशियरी तक दे सके। एरिया कंट्रोल एरर बेसिकली जो भी कंट्रोल एरिया है उसके अंदर जो भी शेड्यूलिंग और एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है उन दोनों के बीच में कितना मिसमैच है उसको एरिया कंट्रोल एरर बोलते हैं, बट उसमें ध्यान रखा जाता है कि उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि अगर हाई फ्रीक्वेंसी में अगर वो काफी कम इंजेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है वो ग्रिड को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वैसे वर्सा। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल एजीसी बेसिकली यह भी एक तरीके का हमारा जो एंसिलरी सर्विसेज है उसी का पार्ट है, जिसके अंदर भी जो लोड है उसको बढ़ाया और कम किया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रिड फ्रीक्वेंसी। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें भी बेसिकली जो हमारा एक्साइटेशन सिस्टम है जो कि जनरेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल किया जाता है एट द एंड ऑफ द जनरेटर टर्मिनल्स। जो ऑक्सिलरी कंजम्पशन होता है, ऑक्सिलरी कंजम्पशन मतलब कोई भी पावर प्लांट अगर उसको खुद को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो वो खुद कुछ इक्विपमेंट्स चलाएगा, जैसे कि उसमें बहुत सारे फैंस हो जाते हैं, बहुत सारी मोटर्स हो जाती है, तो उन सिस्टम में भी पावर कंज्यूम होता है, तो उस टोटल कंजम्पशन को ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन बोला जाता है। जनरली ये 5 to 7% के अराउंड होता है उसकी टोटल की जो पावर कैपेसिटी है उसका। अवेलेबल ट्रांसफर कैपेबिलिटीज, अवेलेबल ट्रांसफर कैपेबिलिटीज मतलब ये होता है कि किसी पावर सिस्टम के अंदर कितनी हमारे पास अभी कैपेसिटी अवेलेबल है कि हम उसमें और कितनी पावर डाल के उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब यह क्या होता है कि जो हमारे पास टोटल कैपेसिटी रहता है, टोटल कैपेसिटी माइनस जो उसमें से मार्जिन है हमारे, अगर वो सब्सट्रैक्ट कर दें और उसमें से जो कमिटमेंट ऑलरेडी है, एनर्जी कमिटमेंट दिया हुआ है कि इतनी एनर्जी किसी कस्टमर्स को बेनिफिशियरी को देना है, वो माइनस कर दें, तो जो बचता है वो उसका अवेलेबल ट्रांसफर कैपेसिटी होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक अभी हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसमें अभी हमारे पास एक कमिटमेंट दी हुई है कि इस सिस्टम में से इसको 50 मेगावाट
का जो पावर है वो किसी कस्टमर को देना है। इस ट्रांसमिशन लाइन की पूरी टोटल कैपेसिटी मान लीजिए 100 मेगावाट है और इसमें जो मार्जिन्स जो सेफ्टी मार्जिन्स है वो 10 मेगावाट का है। प्लस इसमें जो एक और मार्जिन जो होता है जो भी उसकी जनरेटिंग स्टेशंस रहता है वो रखते हैं। एज्यूमिंग वो भी 10 मेगावाट का है तो 50 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 70 तो 100 माइनस 70 तो जो 30 इसका जो रहेगा वो उसका एटीसी रहेगा। नेक्स्ट है अवेलेबल कैपेसिटी। अवेलेबल कैपेसिटी बेसिकली ये जो डिफाइन की गई टर्म या सोलर और विंड के लिए की गई है कि वो किसी टाइम ब्लॉक के अंदर कितना एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं। बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका शेयर है जो भी इंटरस्टेट जनरेटिंग स्टेशन है उसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम किसी भी पावर प्लांट की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में सेटल्ड है, उसको बनाने के टाइम पे काफी सारे उसके जो पैसा जो पार्ट है जो पेमेंट है वो काफी सारे लोगों से लिया हुआ, जैसे कि एमपी ने दिया हुआ, उसमें बिहार ने दिया हुआ, उसने यूपी ने दिया हुआ और उन्होंने कमिटमेंट दिया हुआ कि हाँ हम आपको इतना इतना पावर रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो है वो उसके बेनिफिशियरीज हो जाएंगे, वो जो स्टेट है जैसे एमपी हो गया, बिहार हो गया, वैसा। बायलैटरल ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो पार्टीज जो कि जिनके पास मतलब उसका ट्रेडिंग लाइसेंस है, तो वो अगर ट्रेड करते हैं पावर को ऑन द एक्सचेंज या आउट ऑफ द एक्सचेंज, के जैसे कि कोई जनरेटिंग स्टेशन है वो पावर अपनी बेचता है और कोई बेनिफिशियरी है वो पावर खरीदता है बट उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो या तो पावर एक्सचेंज पे कर ले इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या आउट ऑफ द पावर एक्सचेंज कर ले, तो उसको बायलैटरल ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्ट किसी भी कंट्रोल एरिया का अगर वो कंप्लीटली पावर आउट हो जाता है, मतलब उसमें पावर नहीं रहती है, तो उसको ब्लैकआउट स्टेट बोला जाता है। अब वो किसी जनरेटिंग स्टेशन के लिए हो सकता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्रोल एरिया के लिए हो सकता है, वो किसी रीजनल के लिए भी हो सकता है। ब्लैक स्टार्ट प्रोसीजर, मतलब अगर कोई भी पावर सिस्टम है वो ब्लैकआउट कंडीशन में है, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक सब स्टेशन है, उससे उससे दो जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड है और फिर उसके बाद उसके बेनिफिशियरीज कनेक्टेड है, तो अगर ये एक पर्टिकुलर एरिया अगर ब्लैकआउट होता है तो इसको रिवाइव करने की जो प्रोसीजर रहेगी कि उसमें किस तरीके से जनरेटिंग स्टेशन चालू होने के बाद सबसे पहले कौन सी लाइन को चार्ज किया जाएगा, उसके बाद कौन से सब स्टेशन को कनेक्ट किया जाएगा, फिर किस मतलब बेनिफिशियरी तक वो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले पहुंचाई जाएगी, तो इस तरह का जो प्रोसीजर है उसको ब्लैक चार्ट प्रोसीजर बोला जाता है। बल्क कंज्यूमर, बल्क कंज्यूमर क्या होता है कि जो भी 33 केवी से ज्यादा जो पावर को मतलब अवेल करता है मतलब लेता है उसको बल्क कंज्यूमर बोला जाता है। बायर, बायर का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है वो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से, तो इसको बायर बोला जाएगा। कैपेसिटिव, कैप्टिव जनरेशन प्लांट, कैप्टिव जनरेटिव प्लांट मतलब ये होता है कि कोई भी अगर कोई बड़ा कंज्यूमर है जैसे कि हमारे पास स्टील इंडस्ट्रीज रहती हैं, तो वो क्या करती है, उनको उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर वो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे तो उनको उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए वो लोग खुद ही पावर प्लांट सेटअप कर लेते हैं, तो उसको कैप्टिव पावर प्लांट बोला जाता है। जो सीईए ग्रिड स्टैंडर्ड्स, सीईए ग्रिड स्टैंडर्ड्स मतलब होता है कि ऐसे टेक्निकल्स, मतलब जो सी हम जो कनेक्ट करते हैं हमारे जो पावर सिस्टम को, तो सीए ने हमको कुछ ग्रिड्स के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हमको हमारे जो पावर सिस्टम है उसको कनेक्ट करना होता है नेशनल ग्रिड से, तो उसी को सी ग्रिड स्टैंडर्ड्स बोला गया है। सी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन, अब सेम चीज है कि कम्युनिकेशन जब जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके बाद सी ने कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, तो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड्स, इसमें भी ये इसका मतलब यही है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम की जो सेफ्टी और उसकी रिलायबिलिटी के लिए सी ने भी कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं कि किस तरीके से कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाएगा, तो उसी को यहाँ पे सी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कनेक्टिविटी बोला गया है। सी टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस, अब यहाँ पे सी ने भी कंस्ट्रक्शंस के लिए भी एक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आपके सिस्टम में स्केडा होना चाहिए या फिर जो वाइड एरिया मैनेजमेंट मेजरमेंट सिस्टम है वो होना चाहिए, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो इस तरीके के जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है उनको सीए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन बोला गया है। सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशंस, मतलब ऐसे स्टेशंस जो कि डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं या फिर ओन्ड होते हैं अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके थ्रू। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज या फिर सीटीयू, सेम चीजें जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उनको सीटीयू बोला जाता है। कोल्ड स्टार्ट, इसमें जो डेफिनेशन दी गई है कि अगर जो भी पावर प्लांट है अगर वो बंद है 72 आवर्स से ज़्यादा, तो उस या फिर जो उसका जो मेटल टेम्परेचर है टरबाइन का वो जो फुल वैल्यू है उसका 40% से भी कम है, तो वो कोल्ड स्टार्ट के अंदर बोला जाएगा। कलेक्टिव ट्रांजेक्शंस, कलेक्टिव ट्रांजेक्शंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो जितने भी बायर्स हैं
और जितने भी सेलर्स हैं, मतलब बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स किसी एक फिक्स प्राइस पे पहुंचे कि हाँ, इस प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी को हम खरीदेंगे और बेचेंगे। तो एक तरीके से वो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू उसमें इस तरीके की प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो इसको कलेक्टिव ट्रांजेक्शन बोला जाता है। अब ये कहाँ-कहाँ होता है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि या डे अहेड मार्केट में, रियल टाइम मार्केट में, कंटीन्यूअस मार्केट में, इसी तरीके से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। यह एक तरीके से मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी होता है। तो कमीशन, कमीशन का मतलब यहाँ पे जो हमारा सीआरसी है, उसी को बोला गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर आने वाले चैप्टर्स में कहीं पे भी कम्युनिकेशन सिस्टम अगर वर्ड आता है, तो उसका सीधा रिलेशन रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2017। कंजेशन, यहाँ पे अगर कोई भी हमारा कोई ट्रांसमिशन कॉरिडोर है और उसकी एटीसी अवेलेबल ट्रांसफर कैपेबिलिटीज से अगर उसमें ज़्यादा पावर फ्लो हो रहा है, तो वह कंजेशन मोड में है। कनेक्टिविटी एग्रीमेंट, कनेक्टिविटी एग्रीमेंट बेसिकली रिलेटेड है हमारे जीएनएस से, जो जनरल नेटवर्क एक्सेस है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पावर प्रोड्यूसर अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको इंटरस्टेट सेल कर सकता है, भेज सकता है। तो इसके लिए जो सीटीयू और उस पर्सन के बीच में जो एक टर्म्स एंड कंडीशन को डिफाइन किया जा रहा है, जो कि जीएनए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगी।